हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री कोच पवन शर्मा। जैसा कि अपन लोगों ने कल लास्ट टाइम में या कल वाले वीडियो में अपन ने मोल के बारे में बेसिक पढ़ा था कि एटम्स को मॉलिक्यूल्स में और मॉलिक्यूल्स को एटम्स में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। और मोल का एक वेरी फर्स्ट फार्मूला भी अपन लोगों ने कल डिस्कस किया था, उसके ऊपर एक एग्जाम्पल अपन लोगों ने देख लिया था। तो वो फार्मूला मैं वापस से आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ कि मोल इक्वल्स टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि अगर एटम दिया हुआ हो तो अपने पास में एटॉमिक मास हो जाएगा, और अगर आपके पास में मॉलिक्यूल दिया हो तो ये मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, और अगर कोई फार्मूला होगा तो ये फार्मूला मास हो जाएगा। अब अपन इसके सेकंड वाले फार्मूले पे चलते हैं। सेकंड वाला फार्मूला जो आता है वो इस तरीके से आता है। अगर मान लो आप लोगों को एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन यानी किसी भी स्पीसीज या कोई यूनिट्स अगर आप लोगों को दिया गया हो और उन यूनिट्स को देकर आप लोगों से मोल के बारे में पूछे तो ये फार्मूला अपन इस्तेमाल करेंगे। तो मोल का जो सेकंड फार्मूला आता है वो आता है मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्पीसीज। मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्पीसीज डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम में बता दिया था कि एवोगाड्रो नंबर को अपन Na से रिप्रेजेंट करेंगे, और Na कितना होता है 6.023 × 10⁻23। अब अगर आप लोगों को कोई भी नंबर ऑफ स्पीसीज दिया गया हो तो उसको अगर एवोगाड्रो नंबर से अपन डिवाइड कर देते हैं तो अपने पास में नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल अपन लोग देख लेते हैं। मान लो आप लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया गया हो, जैसे आप लोगों को कहा गया हो कि 12.046 × 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स में मोल काउंट कीजिए। आप लोगों को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या दे दी, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर दे दिया कि 12.046 × 10⁻24 इतना इलेक्ट्रॉन दिया गया है। अब आप लोगों को यहाँ पर मोल काउंट करना है, तो अपन लोग सीधा आसानी से मोल का फॉर्मूला लिख लेंगे कि मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्पीसीज, यानी कितने स्पीसीज अपने को दिए हुए हैं, कितना नंबर दिया हुआ है, तो वो नंबर अपने को ये दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 12.046 × 10⁻24 और डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। और एवोगाड्रो नंबर जो होता है वो होता है 6.023 × 10⁻23। अपन इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, ये 6 2 12 और ये 10⁻23 से 10⁻23 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 बच जाएगा। तो ये आपके पास में 10 × 2, ये आप लोगों के पास में आ गया 20 मोल। और ये मोल किसका है? इलेक्ट्रॉन्स के। क्यों? क्योंकि नंबर किसका दिया हुआ था अपने को? इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये 20 मोल्स आप लोगों के पास में क्या आ गए? इलेक्ट्रॉन्स आ गए। बात समझ में आ गई? तो अभी तक अपन लोगों ने दो फॉर्मूले पढ़े। तो पहला पढ़ा वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसका इस्तेमाल अपन कब करेंगे? जब आपको कोई वेट दिया गया होगा, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी एटम का या किसी भी मॉलिक्यूल का जब आपको वेट दिया गया होगा तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। और जब किसी स्पीसीज की या किसी भी एटम मॉलिक्यूल्स का अगर नंबर दिया होगा तो अपन ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब अपन आते हैं तीसरे वाले फॉर्मूले में। तो थर्ड वाला जो फॉर्मूला है मोल, देखो मोल कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ऐसा मानते हैं कि अगर फिजिकल केमिस्ट्री पे कमांड करनी है तो मोल कॉन्सेप्ट अपने को 110% आना ही चाहिए। अगर मोल कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आता है तो लगभग 70% फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट अपने को कवर आसानी से हो जाएगा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट की जानकारी दी जाए, क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक चैप्टर है। ये अगर नहीं आएगा तो फिर अपने को फिजिकल केमिस्ट्री में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अब आते हैं तीसरा फॉर्मूला। तो मोल का ये जो तीसरा फॉर्मूला है ये ओनली गैसियस एलिमेंट्स या फिर सॉरी ये केवल गैसियस कंपाउंड्स या गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई होता है। जैसे मान लो आप लोगों के पास में कोई गैस दे रखी है और उस गैस का अगर वॉल्यूम आपको दिया हुआ है तो अपन इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं। तो ये फार्मूला जो होगा ये हो जाएगा मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम, मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। तो मोल पे जो फार्मूला होगा ये हो जाएगा वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। वॉल्यूम इन लीटर लेना है, जैसे वहां पर वेट इन ग्राम लिया था। देखो मैं डेफिनेशन में आप लोगों को कोशिश करूंगा कि फार्मूला आपको आसान से याद हो जाए। तो अपन लोगों ने वहां पर वेट इन ग्राम लिया था कि ग्राम में वेट लेना है,
ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ पर जो वॉल्यूम लेना है वो किस में लेना है, लीटर में। तो वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। ये वैलिड है किसके लिए, केवल गैसेस के लिए। जैसे इस पे छोटा सा एग्जांपल करते हैं, जैसे मान लो आपको 5.6 लीटर अमोनिया गैस दे दी। सब लोग जानते हो आप अमोनिया गैस जो होती है वो NH3 गैस होती है। अब 5.6 लीटर NH3 जो गैस दे दी, इसमें आप लोगों से पूछे कि मोल बताइए, तो आप सिंपल सा फार्मूला अपन लगा लेंगे। तो मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम किस में चाहिए अपने को, लीटर में। अपने को लीटर में ये दिया हुआ है जो कि है 5.6, और फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा 22.4। इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास में ये 1/4 आ जाएगा, यानी 1/4 मोल किसका आ गया, NH3 का। थोड़ा सा आप इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, इजी है। 5.6 × 2 11.2 और 11.2 जा 22.4, 1/4 आंसर आ जाएगा इसका। अब ये 1/4 आपके पास में क्या है, NH3 के मोल। देखो क्वेश्चन जो आएगा वो इतना सिंपल भी नहीं आएगा कि आपको बताइए कि 5.6 लीटर में मोल क्या हो जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के पास में नहीं आने वाला। वो कहेगा कि 5.6 लीटर जो NH3 है उसमें एटम्स के मोल बताइए। अब आप तो इसमें एटम्स के मोल काउंट करने के लिए अपन क्या करेंगे, तो अपन जानते हैं NH3 का एक मॉलिक्यूल है, तो एक NH3 जो है उसमें कितने एटम है, तो आप काउंट करोगे, एक नाइट्रोजन का और 3 किसके, हाइड्रोजन के। तो कितने हो गए, 4। तो 4 एटम हो गए। और मैंने आप लोगों को कहा था अगर मोल दे तो मोल लिखना है, मोल नहीं दे तो मोल नहीं लिखना है। तो आप लोगों के पास में एक NH3 में कितने हो गए, 4 एटम। तो एक मोल NH3 में कितने हो जाएंगे, तो आप इसका जवाब दोगे कितने, 4 मोल एटम। कितने हो जाएंगे, 4 मोल एटम। अब आपके पास में यहाँ से कितने हैं, 1/4 मोल NH3 में, तो 1 में होंगे 4, तो 1/4 मोल NH3 में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 × 4, जो कि आ जाएगा आप लोगों के पास में 1 मोल एटम। तो 1 मोल एटम हो जाएगा। और आप लोगों को पता है 1 मोल में कितना होता है, Na के बराबर, जो कि कितना होता है, एवोगाड्रो नंबर। तो आप यहाँ से ये भी बोल सकते हो कि ये 1 मोल एटम होगा या फिर यहाँ पर Na एटम्स होंगे। तो इस तरीके से सिंपल सा फॉर्मूला है। ये तीनों फॉर्मूले अपन याद करेंगे, कोशिश करेंगे इनको अपन इन पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स अपन जो जितने बेसिक न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको सॉल्व करें, और इन तीनों जो बेसिक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है इनको अपन याद करें। अब अपन बात करेंगे कि इन तीनों फॉर्मूलों को आपस में कोरिलेट कैसे किया जाए। ये तो इंडिविजुअली अपन ने बात कर ली कि वेट दिया गया हो या नंबर ऑफ स्पीशीज दिए गए हो या आप लोगों के पास में वॉल्यूम दिया गया हो। अब अपन कोशिश करेंगे कि इन तीनों फॉर्मूलों को आपस में इंटरलिंक करने की। तो तीनों फॉर्मूलों को अपन आसानी से इंटरलिंक कर सकते हैं। तो इनको इंटरलिंक किस तरीके से किया जाएगा, तो देखिए एक्चुअली ये जो फॉर्मूले हैं, ये तीनों फॉर्मूले है तो मोल के, तो मोल के अगर तीनों फॉर्मूले हैं तो अपन इनको आसानी से रिलेट कर सकते हैं। तो मोल इक्वल्स टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, और मोल का ही दूसरा फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ स्पीशीज डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्पीशीज डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। और मोल का तीसरा फॉर्मूला अपन लोगों ने क्या पढ़ा, वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर में, डिवाइडेड बाय 22.4। तो ये तीनों फॉर्मूले मोल के हैं, इसलिए मैंने इन तीनों फॉर्मूलों को इक्वल कर दिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अपने आसान सी बात है, ये इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, तो ये तीनों भी आपस में बराबर होंगे। अब देखिए इसमें से जो एवोगाड्रो नंबर है इसके बारे में आपको जानकारी हमेशा होगी, जो कि कितना होता है 6.023 × 10⁻23। और अगर आपको कोई एलिमेंट या अगर कोई सब्सटेंस आपको दिया गया हो तो उसका मोलर मास में अपने को काउंट होगा। अब इन तीनों फॉर्मूलों को इंटरलिंक करके वो क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो आपको क्या करेगा, किसी भी कंपाउंड का वेट दे देगा, और किसी भी कंपाउंड का अगर वेट दे दे और नंबर ऑफ स्पीशीज पूछे तो अपन इन दोनों फॉर्मूलों को इंटररिलेट कर लेंगे। अगर वो किसी कंपाउंड का वेट देके उसका वॉल्यूम पूछे तो अपन इन दोनों को कोरिलेट कर लेंगे। अगर नंबर ऑफ स्पीशीज देकर वो वॉल्यूम पूछे तो अपन इन दोनों फॉर्मूलों को इंटररिलेट कर लेंगे। तो इन तीनों फॉर्मूलों को अपन आपस से कोरिलेट या इंटररिलेट कर सकते हैं। इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल अपन लोग देखते हैं, लिख लिया होगा आप लोगों ने। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अपन इस तरीके से देखते हैं
कि आपके पास में ऐसे दिया हुआ है कि 1.7 किलोग्राम NH3, 1.7 किलोग्राम NH3 है। इसमें आप इसका आपको वॉल्यूम काउंट करना है कि 1.7 किलोग्राम जो NH3 है उसमें वॉल्यूम कितना होगा। अब आपने को ये निकालना है। तो देखो अपन कौन से दो फॉर्मूला को रिलेट करेंगे, पहले वाले को, क्यों, क्योंकि वहां पे अपने को वेट दिया हुआ है, और कौन सा फॉर्मूला, तीसरा वाला, क्यों, क्योंकि अपने से यहाँ उसने क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। यानी पहले और तीसरे वाले फॉर्मूले को अपने को इसमें इंटर रिलेट कर लेना है, जो कि देखो कैसे करेंगे। तो अपन जानते हैं कि मोल का फॉर्मूला क्या पड़ा था, मोल इक्वल्स टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, और मोल का तीसरा फॉर्मूला क्या पड़ा था, वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। अब अपन इन दोनों फॉर्मूलों को इंटरलेट कर लें। तो वेट इन ग्राम, ग्राम में वेट लिखना है, किसमें दिया हुआ है, किलोग्राम में। तो 1.7 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और रही बात मोलर मास, अब NH3 का मोलर मास मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में कहा था कि 1 से लेकर 30 तक 1 to 30 आपको जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी आप लोगों के पास में पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है, उनके मोलर मास आपको याद होने चाहिए, एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 40, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1। तो आपके पास में नाइट्रोजन है तो ये तो 40, और 3 हाइड्रोजन है तो इनका कितना हो जाएगा, 3, तो ये कितना हो जाएगा, 17। तो NH3 का मोलर मास कितना हो गया, 17। तो अपन क्या करेंगे, मोलर मास लिखना है तो कितना आ जाएगा, 17। अब आपसे वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम रख देना है किसमें, लीटर में, डिवाइडेड बाय 22.4। तो आपके पास में इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेंगे तो ये आपके पास में आ गया 100 इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। तो यहाँ से आप लोग वॉल्यूम इन लीटर निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, 22.4 इंटू 100, जो कि कितना हो जाएगा, 2240 लीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अपन लोगों ने क्या किया, आसान सा काम है, कोई ज्यादा खास नहीं है। अपन लोगों ने पहले और तीसरे वाले फॉर्मूले को रिलेट किया, क्यों, क्योंकि अमाउंट दिया हुआ था और अमाउंट देके वॉल्यूम पूछा था। तो पहले और तीसरे वाले फॉर्मूले को अपन ने आपस में रिलेट कर दिया, क्योंकि सिंपल सा है, आप लोगों ने देख लिया होगा, कोई खास नहीं है। तो अपने को ये बेसिक चीजें, यही से ओरिजिनल जो मोल कॉन्सेप्ट है उसकी शुरुआत होगी, और यही काफी लोगों को यही बहुत टिपिकल लगता है। तो आप लोग इसको आसानी से समझते जाइए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। अब अपन थोड़ा सा इसके आगे चले, ये आप लोग लिख सकते हो। अब ये तीनों फॉर्मूले अपन लोगों ने आसानी से सीख लिए हैं, इनको याद कर लेना है, और इनके छोटे छोटे जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने करवा दिए और कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोग कर लीजिएगा। किसी को भी अगर DPP हो या फिर किसी मटेरियल की आवश्यकता हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो 9782076846 है। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर, तो उससे प्रॉपर जो भी स्टडी मटेरियल है उससे रिगार्डिंग जो भी DPP या जो भी प्रैक्टिस के लिए शीट होगी वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। जितना भी मेरे पास जो होगा मटेरियल वो आप लोगों को मैं यहाँ से दे दूंगा। अब अपन बात करते हैं आगे इस चैप्टर में चलते हैं कि डेंसिटी के बारे में। अब अपने पास में डेंसिटी, देखो अपन लोगों ने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा कि जो डेंसिटी होती है, तो डेंसिटी को अपन जनरली रो से या D से शो करते हैं। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, तो डेंसिटी होती है डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला सिंपल सा है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है। मास आप यहाँ पे ग्राम में भी रख सकते हो, मास आप यहाँ पे किलोग्राम में भी रख सकते हो, वॉल्यूम आप लोग यहाँ पे लीटर में भी रख सकते हो, वॉल्यूम आप लोग यहाँ पर ml में भी रख सकते हो। तो थोड़ा बहुत कन्वर्जन आपको मास का और वॉल्यूम का कन्वर्जन आप लोगों को आना चाहिए। मैं थोड़ा बहुत कन्वर्जन आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो 1 kg होता है उसमें आपके पास में 1000 ग्राम होता है। ये सिंपल सी बात है जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से जानकारी होगी। और दूसरा वॉल्यूम का कैलकुलेशन में बता देता हूँ। जो 1 लीटर होता है
1 लीटर में अपने पास में 1000 ml होता है, बिल्कुल सही बात। 1 लीटर जो होता है उस 1 लीटर को ही 1 डेसीमीटर क्यूब बोला जाता है। 1 लीटर जो होता है उसी को 1 डेसीमीटर क्यूब बोला जाता है। तो आपको 1 डेसीमीटर क्यूब दे या 1 लीटर दे, बात एक ही है। और उसके बाद में आप बात करेंगे कि 1 लीटर इक्वल्स टू आपके पास में 10 पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब होगा, यानी ml जो होता है वही सेंटीमीटर के बराबर होता है, सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो 1 लीटर में 1000 ml होते हैं और 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। और जो 1 लीटर है उसमें 10 पावर 3 cc होता है। cc इज none other than सेंटीमीटर क्यूब या फिर इन मॉडर्न टर्म क्यूबिक सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्यूब बोला जाए या क्यूबिक सेंटीमीटर बोला जाए, बात एक ये, इंटरप्रेट करने का तरीका अलग है। मॉडर्न तरीके में इसको अपन सीसी बोला जाता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी ml जो हुआ वही सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है और वही किसके बराबर है, सीसी के बराबर। एक बहुत ही शानदार जो आप लोग यूनिट ध्यान रखेंगे वो है 1 लीटर इक्वल्स टू 10 पावर -3 मीटर क्यूब। मैं सबको सलाह देता हूं कि इस वाले कन्वर्जन को बहुत अच्छे से याद रखें कि 1 लीटर में 10 पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब होता है, लेकिन अगर मीटर क्यूब में पूछे तो वो कितना हो जाएगा, 10 पावर -3 हो जाएगा। तो इसी तरीके से अब बात आती है कि इसकी डेंसिटी कैसे काउंट करें। तो मास अगर आपको ग्राम में दे और वॉल्यूम अगर आपको ml में दे तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम पर ml। अगर मास आपको ग्राम में दे, वॉल्यूम आपको लीटर में दे तो ये ग्राम पर लीटर हो जाएगा। मास आपको केजी में दे, वॉल्यूम अगर आपको लीटर में दे तो किलोग्राम पर लीटर हो जाएगा। वॉल्यूम अगर आप मास अगर आपको केजी में दे और वॉल्यूम आपको मीटर क्यूब में दे तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। एंड सिंपल सा यूनिट्स है कि ऊपर आएगा जो आएगा वो मास आएगा और नीचे जो आएगा वो आपके पास में वॉल्यूम आएगा। जिस भी यूनिट्स में आप लोगों को ये पूछे उस यूनिट्स में आप लोगों को मास और वॉल्यूम को यहाँ पर रख देना है। तो ये सिंपल फॉर्मूला है डेंसिटी का कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है। क्लियर? ये आप लोग कन्वर्जन थोड़ा ध्यान से रखिएगा कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होगा, 1 लीटर में 1000 ml होगा, 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होगा, 1 लीटर में 10 पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब होगा, 1 लीटर में 10 पावर 3 cc होगा और 1 लीटर में 10 पावर -3 मीटर क्यूब होगा। ये थोड़ा सा कन्वर्जन है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। अब बात आते हैं कि डेंसिटी, इसको इस प्रकार की जो डेंसिटी है इसको एब्सोल्यूट डेंसिटी भी बोला जाता है। एब्सोल्यूट डेंसिटी यानी मास बाय वॉल्यूम। अब आता है आपके पास में रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी जो होता है वो भी ठीक उसी प्रकार से होगा। देखो रिलेटिव डेंसिटी यानी किसी के रिस्पेक्ट में, किसी के रिलेटिव में अपने को डेंसिटी काउंट करनी है तो इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेंसिटी ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ गैस 2। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? तो इसको पढ़ेंगे, ये किस तरीके से लिखा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ गैस 1 रिलेटिव टू गैस 2। ये क्या पढ़ेंगे अपन? डेंसिटी है ये किसका, गैस 1 का, किसके रिलेटिव में, 2 के रिलेटिव में। तो इसको अपन इस तरीके से भी लिख दिया जाता है डेंसिटी ऑफ गैस 1 रिलेटिव टू 2। इसका मतलब है कि गैस 1 का डेंसिटी है किसके रिलेटिव में, 2 के रिलेटिव में। अगर वो पूछे कि बताइए डेंसिटी ऑफ गैस 2 रिलेटिव टू गैस 1 तो जिसके रिलेटिव में निकाला जाएगा उसको अपन डिनोमिनेटर में रख देंगे। तो ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ गैस 2 विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ गैस 1। गैस 1 के रिस्पेक्ट में निकालना है तो गैस 1 को नीचे रखना है, गैस 2 के रिस्पेक्ट में निकालना है तो गैस 2 को नीचे रखना है। अब देखो इसमें बहुत ही खूबसूरत बात ये है तो पूछता है कि रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट क्या होगा और अपन जल्दी जल्दी इसको गलत कर देते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी यानी डेंसिटी आ गया और डेंसिटी का अपन बता देते हैं कि मास बाय वॉल्यूम हो जाएगा, जो कि गलत है क्योंकि ये रिलेटिव डेंसिटी है। तो इसमें आप देखोगे ऊपर भी डेंसिटी है और नीचे भी डेंसिटी है तो दोनों डेंसिटी क्या हो जाएगी, आपस में कैंसिल हो जाएगी।
तो कैंसिल हो जाएगी तो आपके पास में यहाँ पे केवल नंबर बचेगा। तो यानी जो रिलेटिव डेंसिटी जो होता है ये आप लोगों के पास में यूनिटलेस होता है। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो कई बार पूछा हुआ है कि रिलेटिव डेंसिटी जो होगा वो आप लोगों के पास में हमेशा यूनिटलेस होगा, इसका किसी प्रकार का कोई यूनिट नहीं आता है, ये सिंपल एक नंबर होता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि जिसके भी रिलेटिव में पूछा जाए उस वाले गैस को नीचे रखना है। जैसे वो आप लोगों को पूछ ले कि बताइए डेंसिटी ऑफ गैस X रिलेटिव टू गैस Y, तो इसको अपन लिख देंगे कि डेंसिटी ऑफ गैस X डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ गैस Y। जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा उसको हमेशा डिवाइड में लिखेंगे, जिसके भी रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा उसको हमेशा डिवाइड में लिखेंगे। तो ये वो था आप लोगों के पास में एब्सोल्यूट डेंसिटी और ये है आप लोगों के पास में रिलेटिव डेंसिटी। अब एक और इसी में लास्ट जो अपन पढ़ते हैं वो आता है कि वेपर डेंसिटी क्या होता है। वेपर डेंसिटी क्या होगा? तो वेपर डेंसिटी में वेपर डेंसिटी VD जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, तो वेपर डेंसिटी इज ए टाइप ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। वेपर डेंसिटी जो है वो एक प्रकार से रिलेटिव डेंसिटी का ही टाइप है, लेकिन इसमें जो गैस रिलेटिव में ली जाएगी वो गैस हमेशा हाइड्रोजन गैस होगी। जो गैस रिलेटिव में ली जाएगी वो गैस हमेशा हाइड्रोजन होगी। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कि डेंसिटी ऑफ गैस X रिलेटिव टू डेंसिटी ऑफ गैस Y। और अभी का वेपर डेंसिटी में जो रिलेटिव गैस आएगी वो हमेशा क्या होगी? हाइड्रोजन। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो गैस Y जो होगी वो आपके पास में क्या होगी? H2 गैस। जो गैस Y होगी वो आपके पास में क्या होगी? H2 गैस। यानी यहाँ पर जो रिलेटिव में लेंगे वो हमेशा किसको लेंगे? हाइड्रोजन गैस को। अब डेंसिटी ऑफ गैस X इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ गैस X इसको लिख देंगे मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किसका? X वाली गैस का, और नीचे लिख देंगे इसमें मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किसका? H2 गैस का। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये आती है कि जब भी आपको वेपर डेंसिटी दिया होगा तो वो आप लोगों को हमेशा एक स्टैंडर्ड कंडीशंस में पूछा जाता है, और वो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है आपके पास में STP या NTP। STP स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी टेम्परेचर और प्रेशर स्टैंडर्ड कंडीशन पर दिया होगा तो उसको बोला जाएगा STP। और एक होता है NTP यानी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसमें आप लोगों के पास में टेम्परेचर और प्रेशर नॉर्मल यानी रूम टेम्परेचर दिया होगा, जिसमें टेम्परेचर आपके पास में 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा और प्रेशर आपके पास में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। अब जो मास है, अब इस गैस का मास क्या हो जाएगा? इसका मोलर मास हो जाएगा, और स्टैंडर्ड कंडीशन पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 22.4 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर H2 का मास क्या लिखेंगे? H2 का मास उसका मोलर मास, और H2 का मोलर मास कितना होता है? 2 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वॉल्यूम 22.4। तो 22.4 से 22.4 कैंसिल हो गया, और ये मोलर मास किसका है? गैस X का। तो यहाँ से आएगा वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ गैस X डिवाइडेड बाय 2। तो यानी किसी भी अननोन गैस का अगर मोलर मास आपको काउंट करना है तो वो हो जाएगा 2 इनटू वेपर डेंसिटी। यानी किसी भी अननोन गैस का अगर मोलर मास आपको काउंट करना है तो वो हो जाएगा 2 इनटू वेपर डेंसिटी। यानी जो उसका वेपर डेंसिटी दिया हुआ है उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन उसका मोलर मास काउंट कर लेंगे। अब थोड़ी सी टेक्निकल जो बात है वो यहाँ पे ये है कि आप लोग पूछोगे कि ये 22.4 और ये 22.4 कैसे लिख दिया। तो आप लोगों को एक एवोगाड्रो हाइपोथेसिस होती है, वो एवोगाड्रो हाइपोथेसिस आपको याद रखनी है। The volume occupied by 1 mole of any gas, the volume occupied by 1 mole of any gas at STP is always be equal to 22.4। मैं आप लोगों को बता देता हूँ एवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या होती है, इसको आप लिख लीजिएगा।
एवोगाड्रो हाइपोथेसिस होती है कि अगर किसी भी गैस SO2 हो, O2 हो, NO3 हो, NO2 हो, ओजोन हो, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, मोनोएटॉमिक हो, डायटॉमिक हो, ट्राइएटॉमिक हो, लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, किसी भी टाइप का अगर कोई गैस आपके पास में दिया गया है तो उस गैस का अगर एसटीपी पर वॉल्यूम पूछे, तो उस गैस का 1 मोल हमेशा 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा। यानी अगर एसटीपी कंडीशन पर मैं हाइड्रोजन गैस के 1 मोल का वॉल्यूम पूछूं तो मुझे कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, वो हमेशा 22.4 लीटर होगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये हाइपोथेसिस मैं लिखवा देता हूं, तो लिख लीजिए इसको।